मेरा दोस्त अब कुछ औपचारिक और अपरिचित सा हो गया है। मेरे शहर में आया है मगर मुझे बताया और नहीं मिला है मुझसे। उसने अपना परिवार कर लिया है और शहर में उसके कई नए ठिकाने हो गए। फिर मुझे पता कैसे चला? अरे भाई, शताब्दी एक्सप्रेस में बैठा उसने अपना फोटो पोस्ट किया। शताब्दी एक्सप्रेस में बैठा उसने अपना फोटो पोस्ट किया और सूचना साझा की। मैं बेचारा वहीं से जान पाया और उसे फोन कर दिया। एक सहज उत्साह में उसे मेरे किसी फोन का अंदेशा नहीं था। झेपता रहा शुरू में कुछ देर। ज्यादा सफाई नहीं दी उसने मेरे स्नेह भरे तानों पर, मगर देर रात उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। क्रेडेंट टीवी के डियर साहित्यकार प्रोग्राम के इस खूबसूरत श्रृंखला में हम आज आपका परिचय युवा साहित्यकार से करवाने जा रहे हैं। तब सर्वप्रथम मैं क्रेडेंट टीवी के निर्माता और सुनील नानोडिया जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए रखा है, जिसमें कि हम युवा साहित्यकारों को रूबरू करवाते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपका परिचय करा रहे हैं। एक कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, समीक्षक हैं और पत्रकार हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। नाम है उनका अर्पण कुमार। आपने एमए हिंदी में किया, आपने संस्कार एमए किया, आपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में किया और जनसंचार में ही आपने स्नातकोत्तर दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। आपने हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की। अर्पण कुमार जी की खासियत ये है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में आप एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने उभरे हैं और साथ ही साहित्यकार हैं और पत्रकार हैं। आपने कई महत्वपूर्ण शख्सियतों का साक्षात्कार किया है और समय समय पर आपने प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उनका आपका वो साक्षात्कार प्रसारित हुआ है। और अर्पण जी की यही विशेषताएं खत्म नहीं होती। आप एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत आपका एक ये सामने है कि आप साहित्यकार होने के साथ साथ आप एक चित्रकार भी हैं और आपके जो चित्र हैं और पेंटिंग्स हैं वो विभिन्न पुस्तकों के आवरण पृष्ठ पर और विभिन्न प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठ पर भी उनका चित्रण हुआ है। तो ये एक बड़े अच्छी बात है कि आपके अंदर इतनी सारी विविधताओं से आप भरे हुए हैं। आपने 3 कविता संग्रह लिखे। एक पहला कविता संग्रह आपका 2002 में आया, नदी के पार नदी। उसके बाद आपका 2011 में कविता संग्रह आया, मैं सड़क हूँ। और बोले झुंझुने आपका 2018 में कविता संग्रह आया। इस बीच 2 कविता संग्रह के बीच आप एकदम उपन्यास पर आए और आपका उपन्यास 25 वर्ग गज जो है 2017 में आया, जिसने काफी धूम मचाई। और अभी आपने उसके बाद बोले झुंझुने जो लिखा वो भी आपका कविता संग्रह बहुत ज्यादा चर्चित हुआ। और इसके बाद आपने, आश्चर्य की बात है कि आत्मकथा का आलोचना की पुस्तक का, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक उद्भ्रांत जी की पुस्तक का आपने संपादन किया। अर्पण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपकी रचनाओं पर बाद में आऊंगी। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप दिल्ली के लिए आए तो आपके मन में क्या था? आपकी पहली रचना किस विधा में प्रकाशित हुई, ये जानना। जी, धन्यवाद नीलिमा जी, और धन्यवाद क्रेडेंट टीवी जो मुझे आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हार्दिक आभार। मैं मूलतः पटना से हूँ, पटना के एक गांव से हूँ और आजकल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हूँ।
पटना के गांव में रहते हुए अपने ही गांव से जो तारेगना पटना गया रूट पर एक स्टेशन है तारेगना, आर्यभट्ट उसी तारेगना नामक जगह पर तारों की गणना किया करते थे और उतना महत्वपूर्ण योगदान खगोल शास्त्र में, गणित में उन्होंने दिया। तो उसी तारेगना से लगभग 8-9 किलोमीटर पूर्व में मेरा गांव है, जहां के एक पास के स्कूल से मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की और उसके बाद मैं पटना आ गया। पटना कॉलेज से मैंने इंटर किया, जिसे 11th और 12th कह सकते हैं, और इंटर के बाद मैं दिल्ली आ गया पटना से, और दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से मैंने बीए ऑनर्स हिंदी किया। विनोद दुआ और शाहरुख खान जैसी शख्सियतें उस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। और नीलिमा जी, आज एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिंदी विभाग से ही जुड़ी हुई डॉक्टर रमा उस कॉलेज की, दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर हम टॉप 3 या टॉप 5 कॉलेजेस को देखें, उसमें से एक कॉलेज है वह, तो उस हिंदी विभाग से ही जुड़ी हुई महिला लंबे समय से डॉक्टर रमा हम लोगों की शिक्षिका उस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। फिर वहां से बीए और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद या उससे कुछ पहले ही मैंने पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन किया, और बीच में मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली, जो दक्षिण दिल्ली में जेएनयू कैंपस से लगा हुआ उसका एक भव्य कैंपस है, वहां से हिंदी पत्रकारिता में मैंने पीजी डिप्लोमा किया। तदुपरांत हिसार गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से जनसंचार में एमए किया। जहां तक सवाल मेरी पहली रचना का है, तो वह मुझे याद है कि गांव के बथान पर किसी बच्चे को देखकर हर आर्थिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग जातियों के लोग उस गांव में रहते हैं और सबके अपने अपने संघर्ष हैं। तो किसी बच्चे को देखकर कुछ ऐसी घटना घटी थी कि मुझे अपनी एक कविता धृष्टता, एक बच्चे को लेकर वो कविता है कि कैसे उसका पिता उसको डांटता है कि तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो और पढ़ाई बाद में कर लेना। वो बच्चा भूल जाता है कि उसके पिता ने उसे कुछ कहा था, वो किसी कविता को पढ़ने में मगन रहता है और तभी उसका पिता उसे एक थप्पड़ मार देता है। तो यह कविता धृष्टता मुझे याद है कि हमने गांव के उस जगह पर जहाँ पे मंदिर है, बरगद के पेड़ हैं, पीपल हैं, बथान है, मौलश्री का पेड़ है, वहां पर बैठकर लिखी थी। बाद में वह कविता हिंदी अकादमी दिल्ली की पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती में प्रकाशित हुई। बहुत बढ़िया बात है जी। जब मैं दिल्ली आया तो हंसराज कॉलेज की जो अपनी पत्रिका थी, कॉलेज की पत्रिका, उसमें लगभग 2-3 सालों तक मैंने उस पत्रिका में भी मेरी रचनाएं आती रहीं। और मुझे याद है कि जब हमारे सीनियर का फेयरवेल 3rd ईयर में हुआ करता था, तो मैंने अपने कुछ उन सीनियर के नाम से जोड़कर भी कुछ कविताएं लिखी थी और उसको सुनाई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। आपकी कविताएं तो बहुत ही मन को छूने वाली कविताएं हैं। आपका जो पहला कविता संग्रह आया था, नदी के पार नदी, 2002 में, उसके लिए तो पहले ही कथा संग्रह पर आपको इतनी प्रसिद्ध रचनाकार इंदिरा जी ने लिखा था कि अर्पण कुमार की कविताओं से गुजरना एक खास रोचक अनुभव रहा। उनकी कविता में स्त्री का जीवन पथ नदी के प्रवाह के समानांतर गुजरता है और उसकी अंतर यात्रा नदी की धारा की तरह कभी दुर्दांत और उग्र है तो कभी प्रशांत और शांतिपूर्ण। स्त्री नदी की ये रहस्य परक एक देवता कवि ने संगीतमय भाषा में प्रस्तुत की है। तो ये जो उनका लिखना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले कविता संग्रह पे आपकी कविताओं का उन्होंने माना है कि ये बहुत विशिष्ट योगदान है आपका, और उनका कहना है कि कविताएं मन मस्तिष्क को गहरे से छूती है, और ये सच भी है। आपकी जो कविता है नदी की, जो आपने नदी और स्त्री का जो सामने किया है, अद्भुत किया है आपने कि नदी की नियति मुझसे नहीं रास्ते से जुड़ी थी,
नदी से मेरा रिश्ता क्या है मैं नहीं जानता, नदी मुझे क्यों अच्छी लगती है मैं नहीं जानता, नदी मुझे क्यों याद आती है मैं नहीं जानता। और उसके बाद की पंक्तियां हैं, नदी पूछती है ये सब और मैं नहीं जानता वो क्यों पूछ रही है। स्त्री और नदी का ये जो अद्भुत आपने सामने प्रस्तुत किया है, वास्तव में ये बहुत ही आपका एक गहन अध्ययन है और काफी सोच है, आपकी संवेदनशील मन है आपका, जो आपने इस तरह से इसमें सारी कविताएं दी हैं। तो इस संग्रह के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे हमें? और एक बात और, आपके इस प्रथम कविता संग्रह पर जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं हमारी देश की, अर्पणा कौर जी, उनकी पेंटिंग आवरण पृष्ठ पर आई है। तो ये आपको बधाई है कि पहले ही आपकी पुस्तक में इतनी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। तो इस संग्रह के बारे में हमें कुछ, हमारे दर्शकों कुछ बताएंगे आप? निश्चय ही इंदिरा गोस्वामी जी का मुझे स्नेह प्राप्त हुआ और यह किसी भी युवा रचनाकार के लिए यह एक यादगार अनुभव तो हो ही सकता है और मेरा भी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस है उसके आसपास ही एक विद्यार्थी के रूप में रहा और तब तक विद्यार्थी जीवन का संघर्ष कमोबेश खत्म हो गया था। मेरी पहली नौकरी लग गई थी और दिल्ली में रहते हुए 1994 में दिल्ली आ गया था और यह किताब 2002 में प्रकाशित हुई। तो लगभग 8 वर्षों बाद, 8 वर्ष दिल्ली में हो गए थे। और उन दिनों हिंदी अकादमी दिल्ली की एक योजना थी, पुस्तक प्रकाशन सहयोग योजना। संयोग से मैंने उस योजना में पहले भी एक बार भाग लिया था और मुझे याद है वह संग्रह, उस संग्रह का शीर्षक मुझे याद है, कविताएं भी सब ध्यान में है, जमती पिघलती बर्फ। वह मेरा पहला संग्रह इस योजना के लिए मैंने तैयार करके भेजा था, जमती पिघलती बर्फ, शायद 2001 में या उससे कुछ पहले, मगर वह किसी कारण से स्वीकृत नहीं हुई। लेकिन इस बीच नदी पर केंद्रित या कहें कि स्त्री पुरुष संबंधों पर केंद्रित इतनी सारी कविताएं लिखने का एक सुअवसर मिला, या कहिए कि उन मना स्थितियों में, उस सोच में रहा कि ऐसी कविताएं अपने आप उत्पन्न होती गईं और मैं तो सिर्फ उसका एक, कह सकती हैं कि एक अपने को एक माध्यम हूं। वो कविताएं आनी थी मेरे माध्यम से, इतना ही कह सकता हूं। कितना समय लगा आपको उस संग्रह को निकालने में, पहले संग्रह को? जी, तो जब ये कविताएं मैं लिख रहा था और वापस से यह योजना आई हिंदी अकादमी की, तब तक यह काफी कविताएं इसमें पूरी हो गई थी। तो इस संग्रह का नाम मैंने रखा नदी के पार नदी, विमेन बियॉन्ड विमेन। नदी यहाँ स्त्री ही है, नदी के पार नदी। और मुझे बहुत ही कहिए कि एक आश्चर्यजनक खुशी का अनुभव हुआ कि यह संग्रह पांडुलिपि चयन योजना में हिंदी अकादमी के द्वारा स्वीकृत हो गया। बहुत बधाई की तो बात निश्चय जी, तो निश्चय यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और फिर मुझे लगा कि मैं किस प्रकाशक से संपर्क करूं, तो उस समय नेशनल पब्लिशिंग हाउस जो हंस जो पत्रिका है और राजेंद्र यादव जिसके संपादक हुआ करते थे, ठीक हंस के कार्यालय से लगी हुई दीवार या उसके बिल्कुल ही पड़ोस में नेशनल पब्लिशिंग हाउस एक बड़ा प्रकाशन समूह है। भारत के आज भी समझिए कि शीर्ष के 5 प्रकाशन समूहों में से एक है। तो मैं हिंदी अकादमी की इस योजना के साथ सुरेंद्र मलिक जी जो उनके मालिक हैं उनके पास गया निर्द्वंद भाव से। और मुझे याद है कि राजघाट की जो सड़क है और दरियागंज जो मोहल्ला या इलाका शुरू होता है, तो राजघाट सड़क से एक बिल्कुल उस समय खाली मैदान हुआ करता था और मैं एक शॉर्टकट कहिए कि राजघाट से उस तरफ से चढ़ते हुए दरियागंज पर आया। गांधी की स्मृति या गांधी के स्मारक से होते हुए मैं पुस्तकों के प्रकाशन समूह में और उस जगत में प्रवेश किया
और उनसे मिला और सारी बातें बताई। वे सहर्ष तैयार हो गए और बाद में जब कवर की बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि कोई महत्वपूर्ण कवर इस पर ली जाए। फिर आप जानती हैं अर्पणा कौर हमारे देश की, हमारे समय की एक महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं, पेंटर हैं, तो उनसे हमने अनुरोध किया और उन्होंने सहर्ष इसके लिए, उस समय उसको टीपी कहते थे, ट्रांसपेरेंसीज, अपनी पेंटिंग की बहुत सारी टीपीज उन्होंने हमारे प्रकाशक को भेजी और उसमें से यह एक आवरण आपके सम्मुख है। बाद में जब इसके ब्लड को लेकर कुछ सोचना शुरू किया तो मुझे याद आया कि क्यों नहीं हिंदी में हम कविताएं लिख रहे हैं तो जो दूसरी भाषाएं हैं तो अलग अलग भाषाओं के बीच किस तरह का बहनापा हो सकता है, किस तरह के संबंध हो सकते हैं। तो संयोग से मैं तिमारपुर के आसपास और मुखर्जी नगर के इलाके के आसपास रहता था और इंदिरा गोस्वामी जी भी उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग तुलनात्मक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करके एक विभाग होता है, कॉम्परेटिव लिटरेचर स्टडी का, तो उसमें वो हेड थी और असमिया की इतनी बड़ी लेखिका थी। तो उनसे मैंने संपर्क किया, उनसे आग्रह किया और फिर उन्होंने अपना ब्लर्ब अंग्रेजी में लिखकर मुझे दिया, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है और जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले फेसबुक पर भी लगाया था। मैंने फिर उसका अनुवाद करके उस किताब पर वह ब्लर्ब दिया। तो इस तरह से नदी के पार नदी काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ और बाद में समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका नवभारत टाइम्स और अन्य जगहों पर इसकी चर्चाएं हुई और किसी एक रचनाकार ने यह लिखा कि इसमें जो एक स्थापत्य है उसको लेकर उन्होंने कई सारी बातें समकालीन भारतीय साहित्य में लिखी। मुझे मालूम भी नहीं था कि उसमें यह समीक्षा आई है, बाद में किसी रचनाकार ने बताया तो मुझे भारतीय साहित्य में समीक्षा आना बहुत बड़ी बात है। बहुत बधाई आपको। जी। तो इस तरह से शुरुआत हुई। चाहूंगी कि पहली रचना आपकी जो कविता संग्रह है 2002 में आया और उसके बाद जो दूसरा आपका कविता संग्रह है मैं सड़क हूँ, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है और हमने देखा है कि ये गद्य कोश में भी उपलब्ध है, ये मैं सड़क हूँ। और आपकी उसका कुछ कविताएं भी हैं वहाँ पर। और गूगल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि गूगल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं, किताबें आती हैं, उसमें आपकी ये किताब मैं सड़क हूँ उपलब्ध है। आपको बधाई है इसके लिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2002 में आपका पहला कविता संग्रह आया, उसके बाद आया दूसरा ये 2011 में, तो इतना गैप, इतना अंतराल कैसे आया इसमें? आप जानती हैं दिल्ली जैसे महानगर में रहना आसान नहीं है, मेरे लिए भी कभी आसान नहीं रहा। विद्यार्थी जीवन में भी तमाम तरह के संघर्ष किए, जिसके कुछ दृश्य या जिसके कुछ अंश मेरे उपन्यास 25 वर्ग गज में भी परिलक्षित हैं। जब मैं अकेला था तब भी संघर्ष या रहना आसान नहीं था, कहाँ रहना है, कितनी बड़ी जगह में रहना है। और मैं नहीं, मेरे जैसे तमाम ऐसे लाखों लोग हैं जो आज भी विभिन्न तरह के समझौतों के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में रहना अलग बात है और जब संयोग से मेरी पहली नौकरी दिल्ली में ही हुई एसएससी के माध्यम से और मेरा कार्यालय आरके पुरम में था, दक्षिण दिल्ली में, लेकिन मैंने और मेरी दूसरी नौकरी भी संयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में रही। मैं वहाँ रिसर्च ऑफिसर रहा केंद्रीय हिंदी निदेशालय में, वह भी आरके पुरम में ही है। लेकिन मैं नॉर्थ कैंपस को मैंने कभी नहीं छोड़ा, तभी नहीं छोड़ा जब मैं आईआईएमसी में साल भर के लिए दक्षिण दिल्ली में जाया करता था। तो इस तरह से विद्यार्थी जीवन से लेकर गृहस्थ जीवन तक 1994 से लेकर वर्ष 2011 तक
मैं नॉर्थ दिल्ली में ही रहा, अकेले भी विद्यार्थी जीवन में, जब अपने भाई को बुलाया, एक और दो भाइयों को बुलाया तब भी, और जब मेरी शादी हुई, मेरा परिवार बसा, मेरे बच्चे हुए तब भी। तो यह जो संघर्ष था परिवार के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, और खास तौर से जगह को लेकर जो असंतुष्टि का भाव परिवार के बीच था, कई तरह की असुविधाओं से रोज बरोज परिवार को, मुझे भी गुजरना होता था। तो कहीं न कहीं दिल्ली को छोड़ने की या और कोई बेहतर विकल्प जीवन के लिए, परिवार के लिए ढूंढने की कोशिश जारी थी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना हो रहा था, और अंततः 2011 में मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं अहमदाबाद चला गया। तो दिल्ली के छोड़ते ही जो जगह की समस्या थी, जगह के अत्यल्प जगह की जो समस्याएं होती हैं, उससे छुटकारा मिला, और फिर अहमदाबाद के बाद जयपुर, और जयपुर के बाद इन दिनों बिलासपुर। तो कहिए कि इन 9 वर्षों में परिवार के लिए या स्वयं के लिए या बच्चों के लिए जो किसी भी गृहस्थ की आपाधापी हो सकती है, मेरी भी रही, और मेरा ध्यान साहित्य के साथ तो लगा रहा, मगर प्रकाशन की ओर नहीं गया। इन 9 वर्षों में मैंने साहित्य अकादमी की पत्रिका के लिए, हिंदी अकादमी की पत्रिका, इंद्रप्रस्थ भारती अकादमी की पत्रिका, समकालीन भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञानपीठ की पत्रिका नया ज्ञानोदय, और तमाम इंडिया टुडे जैसी पत्रिकाओं के लिए लगातार विभिन्न किताबों पर लिखना होता रहा। और इसी तरह अमर उजाला, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक ट्रिब्यून जैसे पत्र पत्रिकाओं के लिए कई शख्सियतों का, साहित्य का भी और साहित्य से इतर भी कई शख्सियतों से बातचीत, उनके इंटरव्यू का लेने का सिलसिला भी लगा रहा। हाँ, किताब काफी बाद, 9 वर्षों बाद जयपुर में मेरी दूसरी किताब आई, मैं सड़क। अर्पण जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो मैं 2 आपकी एक कविता संग्रह है, उसके बाद आपका एकदम से ही 25 वर्ग गज उपन्यास आया, जो कि काफी चर्चित रहा, और उसके ऊपर अभी शोध भी हो रहे हैं कई कुछ जगह। बिलासपुर के शासकीय सरकारी महाविद्यालय में भी शोध हुआ है, और कई शोध हो रहे हैं। तो ये जो आपकी किताब मैंने पढ़ी 25 वर्ग गज जमीन, इसमें आपने बहुत कमाल का ये वर्णन किया है कि दिल्ली की हालात, दिल्ली के आम आदमी की खास समस्याएं मैं कहूँ तो आपने उसमें बहुत, दिल्ली में जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, जैसे आपने जे कॉलोनी का जिक्र किया, और उसी तरह से कई हैं। इसी के साथ आपने राजनीति, एक लेखक की भी आपने बताया कि लेखक भी या एक आम आदमी भी जब दिल्ली में जाता है, छोटे कस्बों से लोग आते हैं कई आशाएं सपने लेके, और वहाँ स्थापित होना चाहते हैं दिल्ली में, और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके सपनों का, जो सपने लेके वो आते हैं, उनके सपनों का कितने लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं और कितने परेशान होते हैं, और दिल्ली में क्या हालात हैं, राजनीति और आर्थिक और जो मकान की समस्या है। तो आपने बहुत सारी गंभीर समस्याएं उठाई हैं इसमें, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका मार्मिक आपका ये उपन्यास लगा मुझे। और निश्चय ही आपका उपन्यास बहुत बड़ा है, तो आपको इसको लिखने में भी काफ़ी समय, कई साल लगे होंगे। बिल्कुल एक तरह से एक भुक्तभोगी की तरह से आपने इस उपन्यास को लिखा है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस उपन्यास के बारे में? इस उपन्यास पर मैंने ये, क्योंकि आपका ये उपन्यास पढ़ा है, और इसमें बड़े बड़े हमारे देश के नामचीन जो हमारे साहित्यकार हैं, उन्होंने इस उपन्यास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और वो मैंने तो वो पहले पढ़ा नहीं था, मैंने पहले आपको उपन्यास पढ़ा। तो वो उपन्यास ही ऐसा है कि जो पढ़ेगा वो इस पर बोलेगा, क्योंकि ये सार्वकालिक उपन्यास है। आज भी दिल्ली की वही हालत है जो आपने उस समय लिखी है। तो इस उपन्यास के बारे में आप कुछ बताएं कि ये उपन्यास इतना गहन अध्ययन कितना किया होगा, एक बारीकी से एक एक चीज़ लिखी है आपने इसमें, वो उसमें कितना समय लगा आपको, और कैसे आपने इस उपन्यास के बारे में सोचा कि मैं लिखूं, कविताओं से एकदम उपन्यास पर आना और इतना अच्छा उपन्यास लिखना, ये
आपका कैसे आपने किया? जी, बिल्कुल। मेरा यह उपन्यास 2017 में पहली बार प्रकाशित हुआ और इसे समझिए कि जब गृहस्थी की गाड़ी थोड़ी ठीक रूप में, संतुलित रूप में आगे बढ़नी शुरू हुई, तब मैंने इस उपन्यास पर काम करना शुरू किया। इसमें दिल्ली के, पटना के और गांव के कई चित्रण हैं और यह चित्रण किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी युवक का हो सकता है, किसी भी किशोर का हो सकता है, जो छोटे शहरों से या गांव से, झांसी से, भोपाल से, पटना से, लखनऊ से, पानीपत से, अलग-अलग जगहों से, जयपुर से दिल्ली पढ़ने को आते हैं और दिल्ली जैसे महानगर में आने के बाद उनके साथ क्या-क्या होता है। हमारे कई मित्र हैं और जो आज भी दिल्ली में हैं, मैं स्वयं 11 तक दिल्ली में ही रहा, जो विद्यार्थी जीवन के बाद भी या तो पत्रकारिता के क्षेत्र में या किसी और छोटी-मोटी नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में ही बस गए और उनकी गृहस्थी वहीं आस-पास मंडराती रही, तो उन सभी संघर्षों को यहाँ उठाया गया है। मैं समझिए कि लगभग 4 से 5 साल इस उपन्यास को लिखने में लगे होंगे और यह उन्हीं दिल्ली के उन्हीं दिनों के संघर्ष की कहानी है, जिसे मैं दिल्ली से अहमदाबाद और जयपुर आते हुए वापस लिखना शुरू किया। वंदना राग जी ने भी आपके इस उपन्यास संघर्ष का लिखा है चित्रण करते हैं। कि मोहभंग की यात्रा है। ये इस उपन्यास को पढ़ना एक मोहभंग की यात्रा पर चलना है। जी, तो एक बड़ी बात है। सूर्यनाथ सिंह जी ने भी लिखा है इस उपन्यास पर और इतने बड़े-बड़े साहित्यकारों ने काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकती, लेकिन आपके उपन्यास पर काफ़ी कुछ लिखा है। उपन्यास की रवानगी चौंकाती है और आप जीवन को रचते हैं। बड़े-बड़े सभी साहित्यकारों ने लिखा है कि आप एक समर्थ कवि और समर्थ उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार के पात्र तेजेंद्र शर्मा जी ने भी लिखा है कि उपन्यास के पात्र मामूली हैं, मगर उपन्यास की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े और हमारे समय के हस्ताक्षर रहने वाले साहित्यकारों ने आपके उपन्यास पर इतना कुछ लिखा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं कि आपने इतना शानदार उपन्यास लिखा है। सूर्यनाथ सिंह जी ने भी आपके उपन्यास पर बहुत कहा है। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने उसके बाद फिर मैं सड़क हूँ कविता संग्रह लिखा इस उपन्यास के बाद, और जो कि गूगल बुक्स पर उपलब्ध भी है। नहीं, वो कविता संकलन नीलिमा जी पहले आ गया था। वो पहले कविता आया था संकलन 11 में आया और उपन्यास 17 में आया। और कोले झुंझुने जी, कोले हाँ। झुंझुने जो आपका उपन्यास आया है, जिसे अनामिका जी ने जिसके ऊपर लिखा है कि ये एक प्रखर आह्वान गान है और एक ओज की तरह इसकी कविताएं जो हैं हमारे सपनों को शिद्दत से पुकार कर जगाती हैं, इनमें बेचैनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सुधीर सक्सेना जी ने इस पे काफ़ी अच्छा लिखा है इस उपन्यास के लिए कि आपकी ये इस कविता संग्रह के लिए कि ये यथार्थ की शिनाख्त करती हुई कविताएं हैं। तो जो कोले झुंझुने आपकी ये कविता संग्रह आया, इसको साहित्य समर्थक का पृथ्वीनाथ भान की श्रेष्ठ कविता संग्रह देश की कविता संग्रह में से आपकी चुनी गई। आपको बधाई। आपको आप जयपुर आए थे जी, उसके लिए। हाँ। और ये संग्रह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर भी ये पूरा संग्रह उपलब्ध है। एक मैं बहुत सड़क उपलब्धि है। आपकी कई कहानियां भी हैं उस पे, और आपकी गौरी शंकर परदेसी कहानी भी आपकी कथा देश में छपी थी, वो भी यहाँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर ये उसमें उपलब्ध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ। गूगल पर भी आपकी श्रेष्ठ पुस्तकों में ये है। तो अर्पण जी, फिर आपने इसमें
किस तरह से आपको ये इस मैं सड़क हूँ के विचार, कविताओं का विचार आपको कैसे आया? उसमें जो आपने कविताएं लिखी हैं बड़ी मार्मिक हैं, सपनों को लेकर भी आपने कविताएं लिखी हैं। सॉरी, पोले झुंझुने में जो आपने लिखा है, सपने पैदा हुए मौन ने उन्हें जज्ब किया, निशब्द वे अभिव्यक्त नहीं हुए, कभी सपने पराए हो गए। बहुत मार्मिक और बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं। आप कुछ कविताएं अपनी पढ़ के सुनाना चाहेंगे? आपकी कोई प्रिय कविताएं? वैसे तो सब कवि की सभी प्रिय होती है कविताएं, हम आपके मुंह से जी सुनना चाहेंगे एक कविता। जी जी। नदी के पार नदी संग्रह पर हमने चर्चा कर ली, और लेकिन उस वह तो एक विशेष संग्रह है, एक खास मनोभूमि का संग्रह है। लेकिन इस बीच तब से ही, शुरू से ही 2000 से या उससे पहले ही 94 से ही कहिए या 91 से ही कहिए, जब मैं मैट्रिक के बाद लिखना शुरू हो गया था 1991 से, उसके पहले भी कई तरह की और पुस्तक के प्रेम को लेकर मेरी रुचियां थी। तो वो जो कविताएं इस बीच 1991 से और कुछ उससे कुछ पहले से जो लिखता चला मैं, तो वो बाद के संकलनों में मेरे आ पाई, जिसमें मैं सड़क हूँ में कुछ कविताएं आई और कुछ कविताएं पोले झुनझुने में आई। ये अधिकांश कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, और मैं उन संपादकों का, उन लेखकों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी रचनाओं को अपनी पत्रिकाओं में जगह दी, या वो सभी वरिष्ठ जिनके आप अभी नाम ले रही थी, वे सभी वरिष्ठ रचनाकार हैं जिन्होंने हमारी किताब पर कुछ न कुछ लिखने के लिए जहमत उठाई। तेजस्वी शर्मा जी तो सुनना चाहेंगे अर्पण कुमार जी आपकी? जी जी कोई प्रिय मैं कविता सुनाता हूँ सुनाएं। जी। मेरी एक कविता है पोले झुनझुने संग्रह से, 4 पंक्तियों की। टूटना, टूटना हरदम बिखरना नहीं है, बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि टूटना अक्सर हाँ बनना होता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी, तो यह थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी अर्पण जी की कविताएं भी लिखी, आपने उपन्यास भी लिखे और साक्षात्कार भी लिए। इधर आप बहुत आलोचनात्मक लेख मैंने आपके बहुत पढ़े हैं, और आपने अपने देश के बड़े आलोचक आपने उद्भ्रांत जी के एक आत्मकथा का आलोक एक किताब लिखी है, संपादन किया है उसका। तो उस वो आपको ख्याल कैसे आया, और आपने उसमें कितना समय लगा आपको? मतलब बहुत समय लगा होगा, क्योंकि आप बड़े डूब कर आलोचना करते हैं, आपकी आलोचना और समीक्षाएं मैंने देखी हैं। तो इस बारे में कुछ बताएंगे कि आपने आत्मकथा का आलोक पुस्तक जो है उसका संपादन कितने समय में किया और कैसे किया, उसमें क्या क्या आपको किस तरह से आपने उसके विचार आया आपको कि मुझे ये किताब का संपादन करना चाहिए? जी जी, भारतीय जनसंचार संस्थान में जब पत्रकारिता कर रहा था, उस समय से ही बतौर पत्रकार या बतौर लेखक विभिन्न पुस्तकों पर लिखना शुरू हो गया था। जनसत्ता के लिए, इंडिया टुडे के लिए और तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए। वह रुचि कभी थमी नहीं। मेरे संग्रह निश्चय ही देर से आए, मगर पुस्तकों पर लिखना जारी रहा। हिंदुस्तान अखबार में भी काफी लिखना हुआ, और समकालीन भारतीय साहित्य, इंडिया टुडे, जनसत्ता, विभिन्न जगहों पर काफी लिखना हुआ। क्रमशः मुझे लगा कि जो छोटे छोटे आलेख हैं, इन पर हम कुछ और विस्तार से लिखें। और वह समीक्षक का वह जो दायरा था, या जो वह एक सीमित रूप था, उसे धीरे धीरे मैंने आलोचक के बात की आपने, और बहुत अच्छा सोचा, और इसी हिसाब से आपने ये आलोचना की, इतनी बड़ी पुस्तक का संपादन किया। अर्पण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप कुछ हमारे इतनी व्यस्तता में से आपने जो इतने इस तरह के आपने हमें समय भी दिया, और आपने इतना जो लेखन का कार्य किया लगातार, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को कुछ टिप्स दें। आप जिस तरह से कर्मठता से और जिस तरह जुनून के साथ आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं, तो आप हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे रेडेंट टीवी के माध्यम से? मैं शायद इस योग्य तो नहीं हूं कि मैं कोई संदेश दूं, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी काम करें खूब तन्मयता से करें,
डूबकर करें, समय लगेगा, काम कम करें, लेकिन डूबकर करें। किताब को भी पढ़ें, उस पर भी लिखें। तो एक किताब पर लिखना कभी आसान नहीं होता। मैं स्वयं आज भी एक किताब पर लिखने से पूर्व, आप जानती हैं, कुछ एक मेरे लंबे पता है, आलेख आप एक लेख लिखने से समर्थक में पहले भी आए बहुत हैं। मेहनत करते हैं रतन जी, बहुत मेहनत करते हैं आप। महीनों लग जाते हैं, एक आलेख को लिखने में महीनों लग जाते हैं। 3-3 बार, 4-4 बार उस पुस्तक को पढ़ना होता है, उस रचनाकार की अन्य कृतियों को पढ़ना होता है, और उस पृष्ठभूमि पर, उस विषय पर लिखी अन्य किताबों को भी पढ़ना होता है। कम लिखें, लेकिन डूबकर लिखें। और साहित्य ही क्यों, किसी भी विधा में हो तो वहां उसको एंजॉय करना जरूरी है। मुझे लगता है कि जो भी मैंने थोड़ा बहुत, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और आज हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आपसे कभी और विस्तार से बात हो, क्योंकि आपका साहित्य बहुत बड़ा है। और हम आपका आभार प्रकट करते हैं, और क्रेडेंट टीवी को नमस्कार, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। जी जी, आपका धन्यवाद, क्रेडेंट टीवी का धन्यवाद कि आपने हमें यह अपनी बात रखने के लिए कुछ अवसर प्रदान किया। हार्दिक आभार, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।